नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद बांदीपोरा से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जहां छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई देशों के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया है। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मॉरिशस के पीएम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने बहुमूल्य जीवन की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हुए निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हर तरफ आक्रोश का माहौल है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को मार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। इसी क्रम में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा ने मशाल जुलूस निकाला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। यह दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।
इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरा घटनाक्रम का जानकारी देंगे। खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्थाओं और स्थानीय स्तर पर की जा रही निगरानी से जुड़ी बातें साझा की जाएंगी। सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे और बैसरन मैदानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वैटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वैटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद है। इमारत में रहने वाली महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल पाया है। पहलगाम में आतंकी हमले में मासूम पर्यटकों की मौत से मर्माहत और आक्रोशित दिल्ली के लोगों ने बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को दिल्ली के थोक बाजार, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चावड़ी बाजार, सदर बाजार और कश्मीरी गेट समेत 700 से अधिक बाजार बंद रहेंगे। बंद को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, चेंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और दिल्ली व्यापार महासंघ जैसे प्रमुख कारोबारी संगठनों ने समर्थन किया है। ब्रिटेन में भाजपा समर्थकों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि बाड़मेर और वनस्थली सबसे ज्यादा गर्म रहे। इस वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निर्देशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। हर साल ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार की थीम है री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। चंडीगढ़ में डेराबस्सी स्थित यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले की खबर सामने आई है। पंजाब में जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले 6 पैरा एसएफ के हवलदार छंटू अली शेख को श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ के दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में हवलदार छंटू अली शेख गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारतीय सेना ने उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रही है। ए अली पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पत्थरघाटा गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर अनाधिकृत सेवा प्रदाताओं और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा कस्बे में 2 फर्जीवाड़ा करने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अधिकृत कार्ड का दुरुपयोग कर ट्रैक पर अवैध रूप से वे यातायात चला रहे थे। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव से पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कई लोगों को अपने जीवन को बदलने का अवसर दे रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण क्षितिज नागेश खोडवे है, जो पुणे महाराष्ट्र से है और प्रतिष्ठित रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज में एक उल्लेखनीय फाइनलिस्ट के रूप में उभरे हैं। पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर घाटी समेत पूरे देश में आक्रोश है। श्रीनगर में पर्यटन के केंद्र डल झील में पर्यटकों की आमद ना के बराबर है, जिससे शिकारा संचालक, हाउस बोट मालिक समेत कई व्यापारी बेहद मायूस है।
पर्यटन उद्योग से जुड़े हर एक व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की है। इस हमले से श्रीनगर के डल झील में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। इस्कॉन बेंगलुरु 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे करेगा। सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज हजारों साइबर फ्रॉड के केस सामने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं, लेकिन आप चुप ना रहें। डिजिटल लेन देन से संबंधित यानी वित्तीय धोखाधड़ी का जो भी अगर आपने सामना किया है तो आप आरबीआई के लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसकी जानकारी आपको rbi.org.in पर उपलब्ध है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी की घटना हुई है तो आप सीधे प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग के लिए तंत्र बना होता है, व्यवस्था होती है। लेकिन ध्यान रखें, ईमेल, संदेश, लेन देन का विवरण, स्क्रीनशॉट आदि साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा जो भी सबूत है उसे संभाल कर रखें, पुलिस के साथ साझा करें। अगर अपना नुकसान कम करना चाहते हैं तो कार्रवाई तुरंत करें, जैसे बैंक पर फोन कर तुरंत खाते को फ्रीज करा दें। अपनी शिकायत की स्थिति की जांच के लिए अधिकारियों से भी आप लगातार संपर्क करते रहें। दरअसल साइबर अपराध में तुरंत एक्शन लेते हुए शुरुआत के 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है, ध्यान से देखिए। 1930-1930 पर कॉल करें। cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और अपने पास के साइबर पुलिस थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों की पहचान हो गई है। तीनों लश्कर से जुड़े हैं। इनमें से एक अनंतनाग का आदिल हुसैन थोकर, दूसरा अली भाई उर्फ तलहा भाई, तीसरे का नाम है हासिम मूसा उर्फ सुलेमान। अली भाई और हासिम मूसा दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए एन रामचंद्रन के बेटे अरविंद ने कहा कि मेरे माता पिता, बहन और उसके 8 वर्षीय जुड़वा बेटे 21 अप्रैल को कश्मीर गए थे। 22 अप्रैल को मेरी बहन ने मुझे फोन करके बताया कि एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें मेरी बहन और उसके बच्चों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी गई। लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशी थांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर लेमा और बॉब से भारी भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है। लाचुंग में लगभग 1000 पर्यटक फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा है कि इस हमले में जो भी गुनाहगार हैं उन्हें सजा दी जाएगी।
पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुनिया भर से कड़ी निंदा हो रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का मुनाफा 103% बढ़कर ऑल टाइम हाई 2,427 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही जनवरी मार्च अवधि में कंपनी का मुनाफा 87% बढ़कर 714 करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में आय में इजाफा, मुंबई एवं मुद्रा में बिजली की रिकॉर्ड बिक्री और स्मार्ट मीटर बिजनेस का अच्छा प्रदर्शन करना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने कहा कि भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या फरवरी में 944.04 मिलियन हो गई है। भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपायों का शुभारंभ किया है। भारत ने साल 2025 की पहली तिमाही में विलय और अधिग्रहण और प्राइवेट इक्विटी डील्स की वैल्यू में सालाना आधार पर बड़ा 204% का उछाल दर्ज किया है। जनवरी से मार्च अवधि में 67 डील हुई हैं और इनकी वैल्यू $5.3 बिलियन रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वाली कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड ने ऐलान किया है कि कंपनी के लिए मार्च तिमाही वित्त वर्ष 2025 में सबसे मजबूत रही। अदानी ग्रुप की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी ACC लिमिटेड ने नतीजे जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3% बढ़कर 2,402 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 148.8 लाख रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 11.3% की वृद्धि है। ये फरवरी 2025 में 140.4 लाख यात्रियों से 5.9% वृद्धि है। केंद्र सरकार की ओर से भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब असम में भी बायो एथेनॉल प्लांट करीब तैयार हो गया है। टेक महिंद्रा को चौथी तिमाही में 1,167 रुपए का मुनाफा हुआ। ये पिछले साल की तुलना में 77% बढ़ा है। डेटा और AI क्षेत्र की कंपनी डेटाब्रिक्स ने डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार को रफ्तार देने के लिए अगले 3 साल के दौरान भारत में $25 करोड़ से ज्यादा का रणनीतिक निवेश करने का ऐलान किया है। इस साल की पहली तिमाही में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के घरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश में कुल घरों की बिक्री का आंकड़ा 65,000 से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी वस्तुओं जैसे कि कलाई, घड़ी, हैंडबैग, धूप का चश्मा और स्पोर्ट्स वियर पर 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। आर्ट से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि पेंटिंग और मूर्तियां, नौकाएं, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े भी इस लिस्ट का हिस्सा है। CBDT अधिसूचना में कहा गया है कि लग्जरी वस्तुओं की इस सूची पर टैक्स 22 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। इटरनल जोमैटो ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस के CEO राकेश रंजन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में मार्च में सालाना आधार पर 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि को भारत के ग्लोबल बिजनेस में बढ़ते महत्व के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ग्रुप AG ने भारत को अंडरवेट से अपग्रेड कर न्यूट्रल कर दिया है। UBS का कहना है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रति शेयर आय में बढ़त बनी हुई है। वहीं कच्चे तेल की कम कीमतों में गिरावट से भी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने भीम ऐप पर UPI सर्कल नाम की एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए यूजर्स अपने UPI अकाउंट से 5 विश्वसनीय लोगों को पेमेंट की इजाजत दे सकते हैं। हर लेन देन के लिए खाताधारक को रियल टाइम में मंजूरी देनी होगी। जब वो लोग पेमेंट करेंगे तो आपको BHIM भीम ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको अपना UPI पिन डालकर मंजूरी देनी होगी, यानी आप हर ट्रांजैक्शन पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म में मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया है।
कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये नए नियम 1 मई 2025 से प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य मेन बोर्ड में जाने वाली कंपनियों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुनिश्चित करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर सकारात्मक वार्ता पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते को लेकर अमेरिका काफी अच्छा कर रहा है। हम काफी निर्णय ले सकते हैं जिससे कई सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से किए गए घातक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बमबारी रोकने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा है कि पुतिन हमला बंद करें और शांति समझौते की ओर बढ़े। हमले से दोनों पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा और अब समय आ गया है कि अब इस संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब दुनिया इस युद्ध को बंद करने का आग्रह कर रही है और शांति की उम्मीद कर रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम करते हुए लड़ाई रोकने की सहमति जताई है। ये जानकारी उनके संयुक्त बयान में दी गई है। ब्रिटेन ने रक्षा और आंतरिक मंत्रालय तथा जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय सहित 12 सीरियाई सरकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर ईरान ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान कोई समझौता करना चाहता है और सशस्त्र संघर्ष के खतरे को टालना चाहता है तो उसे सभी परमाणु संवर्धन को त्यागना होगा। न्यू जर्सी के अटलांटिक महासागर के तटीय शहरों के पास पाइनलैंड्स में तेजी से आग फैल रही है और ये राज्य में लगभग 20 वर्षों के सबसे बड़ी आग बनने का खतरा बन चुकी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। लोगों ने गुरुवार को पोप फ्रांसिस को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके अंतिम संस्कार से पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपना दक्षिण अफ्रीका दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हमले के चलते ज़ेलेंस्की ने दौरे के बीच में ही वापस लौटने का फैसला किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 43वें मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आईपीएल के आज के मुकाबले में दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन का पहला मैच जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस जीत के साथ आईपीएल अंक तालिका में 12 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस जीत के साथ आईपीएल अंक तालिका में 12 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई। अब खिलाड़ियों के लिए हर जरूरी दस्तावेज उनकी जेब में होंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को खिलाड़ियों के लिए डिजिलॉकर सुविधा शुरू की। खिलाड़ियों के लिए चोट बड़ी समस्या बनकर उनके आगे ना आए, इसलिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में खेल पुनर्वास प्रकोष्ठ का खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा का केंद्र खिलाड़ियों को न केवल फिट रखेगा बल्कि उनके लक्ष्य को बेहतर तरीके से फोकस करने में भी मदद करेगा। 2 बार के चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने चोट के कारण मैड्रिड ओपन ATP 1000 मास्टर्स इवेंट के नाम वापस ले लिया है। मोरक्को के स्ट्राइकर अलादीन अजराय की शानदार हैट्रिक की मदद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 6-0 से हराकर गुरुवार को कलिंगा सुपर कप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राधिका आप्टे की आगामी फिल्म सिस्टर मिडनाइट है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, सूरज पंचौली की फिल्म केसरी वीर अब 16 मई को होगी रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना आज सिनेमाघरों में फिर से हो रही है रिलीज। राणा दुगुबाती और वेंकटेश अभिनीत राणा नायडू के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी गई है। राणा नायडू OTT पर होगा स्ट्रीम। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म निकिता रॉय 30 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अर्जुन रामपाल, परवेश रावल भी फिल्म में आएंगे नजर। धानुष और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेरा 20 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आगामी फिल्म कोस्टाव का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 1 मई को OTT पर होगी स्ट्रीम। अजय देवगन की आगामी फिल्म रेड 2 1 मई को होगी रिलीज। इसमें तमन्ना भाटी और वाणी कपूर लीड रोल में आएंगे नजर। इरफान खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पीकू 9 मई को होगी री-रिलीज। और संजय दत्त और मौनी राव की बहुप्रतीक्षित फिल्म द भूतनी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे मेरी सहयोगी आंचल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब बॉलीवुड का रोमांस, साउथ का एक्शन और पंजाब का स्वैग मिलेगा, दुनिया हिल जाएगी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट
Waves is the blockbuster India deserves. If we had this platform years ago, imagine how far we'd be today. But हमारी कहानी अभी लिखी जा रही है, क्योंकि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त.